सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसपे हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करते हैं। ऑलरेडी हम बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा था एक्सक्रीशन वाला चल रहा था, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। आप सब जानते हैं कि मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले लिए हैं, ठीक है, ताकि बाद में बर्डन क्यों करना है। तुम्हारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है तुमको, तो स्टार्टिंग में बायो पढ़ लेते हैं ना। अब बायो में क्या है, याद रखने वाली चीजें, मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर एनसीईआरटी हाईलाइट से पढ़ा दिया। अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियो तो जाके वो वीडियो देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की एक भी लाइन आपको नहीं छोड़नी है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो कि पैरेलल चलती है, जिसमें हम पहले किसी चैप्टर को एनसीईआरटी से कंप्लीट करते हैं, लाइन टू लाइन डायग्राम जितनी भी चीजें एनसीईआरटी में दे रखी है, और उसके बाद ये जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है उसकी मदद से पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, है ना। चैप्टर में हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी हम पूरे डिटेल पढ़ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप मत करा करो। एटलीस्ट जब हम रिवीजन वीडियो नहीं है, क्योंकि है ना, जब हम रिवीजन वीडियो करेंगे तो मैं खुद भी फास्ट पढ़ाऊंगी, प्लस तुम उस वीडियो को 2x पे देख सकते हो। पर अभी आपको समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, है ना। अब मेरी बात सुनो, अगर किसी को भी नोट्स पीडीएफ, जो भी एनसीईआरटी होती है नोटेटेड, उसका पीडीएफ, अपडेट्स, जितनी भी चीजें चाहिए, उसके लिए आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वाला इंस्टाग्राम कोई भी नई अपडेट के लिए, ट्रिक्स के लिए @SV नीट बायोलॉजी, इसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वाले चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स हैं उससे मैंने पहले एक दो पार्ट डाल रखे, इसके जो शॉर्ट नोट्स है इस वाले चैप्टर के, उसके ऑलरेडी मैंने एक दो पार्ट डाल रखे हैं। अभी हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था 2 मेजर ऑस्मोलाइट तक, ठीक है। अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखे तो प्लीज वो पार्ट देखना, ताकि आपको आज वाला पार्ट जो है एकदम अच्छे से समझ में आए। बाकी अगर किसी ने पहले ये वाला चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आज का वीडियो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। आज हम किडनी फंक्शनिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई बच्चा नया है तो प्लीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे कि यस दी हम रेडी हैं। अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख के प्लीज लिखा करो, डॉक्टर डैश डैश, नाम सरनेम पूरा, है ना, वो फील आता है। अभी स्टार्ट करते हैं किडनी फंक्शनिंग से, ठीक है। किडनी फंक्शनिंग क्या होता है, देखो, सबसे पहले हमारी किडनी किस तरह काम करती है हमें पता होना चाहिए। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जब हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जब हमारी बॉडी में ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है और पानी की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। देखो, मैं ऑलरेडी तुम्हें ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अगर किसी ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको समझ नहीं आएगा कि ऑस्मोलैरिटी क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ, अगर कोई भी बच्चा नया है तो, ठीक है। एक सेकेंड। देखो, हमने पिछली वीडियो में काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा था। अगर किसी को डीपली पढ़ना है तो वही वीडियो देखना, क्योंकि जो बच्चे आज वाले वीडियो देख रहे हैं मैं नहीं चाहती उनका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। पढ़ते पढ़ते एक साल कब निकलता है पता नहीं चलता, तो वो वाला वीडियो पूरा देखेंगे। अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में ये ऑस्मोलैरिटी वगैरह जो मैं बोल रही हूँ ये क्या होता है। तो देखो, इतना सबको पता होगा कि ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये बोमांस कैप्सूल वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे ये पीसीटी वाला स्ट्रक्चर है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है लूप ऑफ हेनले, यू पिन, हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद ये डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है। अब जब केस होता है कि हमने पानी को, जितना पानी बॉडी को चाहिए उतना पानी हमारी बॉडी को मिल रहा है, ठीक है, हम अच्छा खासा पानी कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 थी, देखो नॉर्मली हमने माना कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 होती है, और फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी किस जगह पे वो फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। मान के चलो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 है। अब यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जब फिल्ट्रेट की भी 300 थी, तो दोनों की ऑस्मोलैरिटी 300 होने की वजह से सॉल्यूशन कैसा हो गया, आइसोटोनिक, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो जो चीजें हैं दोनों की ऑस्मोलैरिटी सेम होती है। लूप ऑफ हेनले में जब आया तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी तो 300 ही थी, पर फिल्ट्रेट ने अपनी ऑस्मोलैरिटी 1200 तक कर दी। 4 टाइम्स ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, यानी कि अब सॉल्यूशन कैसा हो गया, हाइपरटोनिक हो गया है। डीसीटी की बात करूं तो अब क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया, यानी कि 200
मतलब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 थी, अब यहाँ पे जब हमारा फिल्ट्रेट है तो इसकी ऑस्मोलैरिटी 200 हो गई। ठीक है, अब जब ये 200 हो गई तो क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया हमारा सॉल्यूशन, और जिसकी वजह से यूरिन कैसी हो गई, डाइल्यूट हो गई, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है, इसीलिए कहते हैं पानी ज्यादा पीना चाहिए। समझ गए इतना? तो ये है केस होता है ऑस्मोलैरिटी वाला। अगेन केस 2, और पूरा डिटेल काउंटर करंट मैकेनिज्म समझने के लिए इस वाले जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, इसका पार्ट 2 देखेंगे आप लोग। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लस मैंने ना हर एक चैप्टर के लिए, मेरी बात सुनो, प्लेलिस्ट बना दी ताकि आपको ढूंढने में इजी हो। शॉर्ट नोट्स की प्लेलिस्ट अलग, और हर चैप्टर के जो एनसीईआरटी अनोटेड होते हैं उनकी पीडीएफ में अलग बना दी, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, आपको इजी हो जाएगा ढूंढने में कि कौन सा पार्ट पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे किडनी फंक्शनिंग के लिए, जिसपे आज ये वीडियो बेस्ड है। तो जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होती है और अंदर जो पानी है उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल जो होते हैं उसके ऊपर ऑस्मो रिसेप्टर लगे होते हैं, अब ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक्टिवेट करके क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई ब्लड तो ज्यादा ऑस्मोलैरिटी वाला है, पानी की ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, यानी कि इंसान ने पानी कम पिया है। अब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा, पानी की ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या होता है, बॉडी में पानी कम है तो बॉडी कहेगी मेरे को तो अपने अंदर का पानी मेंटेन करना है, तो मैं अपने बाहर पानी कम निकालूंगी, यानी कि अब जो यूरिन निकलेगा यूजुअल के कंपैरिजन में कंसंट्रेटेड निकलेगा। पहले यूरिन कैसा था, डाइल्यूट था। क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा पी रहे थे तो आराम से पानी के फ्लो के साथ यूरिया बाहर निकल रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, पानी हम कम पी रहे हैं, तो बॉडी को तो पानी चाहिए, तो बॉडी क्या करेगी, यूरिन में से पानी को रीअब्सॉर्ब करने लगती है। अब जब पानी रीअब्सॉर्ब होगा तो जो यूरिन बाहर निकलेगी वो कैसे हो जाएगी, कंसंट्रेटेड हो जाएगी। अब ये कंसंट्रेशन कौन करवा रहा है, भाई कोई स्पेशल मैकेनिज्म। जो नॉर्मल पीसीटी वगैरह रीअब्सॉर्प्शन कर रहे थे वो तो दोनों ही केस में करेंगे, चाहे पानी कम पियो चाहे ज्यादा। लेकिन हमारे डीसीटी और कलेक्टिंग डर्ट, ये दो पार्ट ऐसे हैं जो कम पानी जब हम पीते हैं उस टाइम एक्स्ट्रा रीअब्सॉर्प्शन करवा देते हैं। ये रीअब्सॉर्प्शन एक कंडीशन के बेसिस पे करते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हम पानी कम पी रहे होते हैं तब ये क्या करते हैं, एडीएच को सिक्रीट करवाते हैं और एक्स्ट्रा रीअब्सॉर्प्शन करते हैं। एक्स्ट्रा रीअब्सॉर्प्शन करते हैं तो क्या होता है, यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है। अब ये एडीएच क्या होता है, कहां से आता है, वो जानते हैं। तो देखो, जब ऑस्मोलैरिटी ब्लड की बढ़ गई थी और पानी की ऑस्मोलैरिटी कम हो गई थी, तो उस केस में क्या हो गया, अब क्या होगा, ये ब्लड वेसल के ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होते ही ये क्या करेंगे, जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तब हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेज देंगे। अब हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि देखो मैंने तुम्हारे पास एडीएच बना के स्टोर करने के लिए दिया था। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कहेगा, मैंने एडीएच को बनाया था और तुम्हें स्टोर करने के लिए दिया था, तो जो मैंने स्टोर करने के लिए दिया था एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसको अब तुम रिलीज कर दो, क्योंकि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को जरूरत है। तो अब ये एडीएच सीक्रेट हो जाएगा। ये कैसे काम करता है, वैसो कॉन्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, यानी कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा देगा। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इसके रिलीज होने की वजह से। अब देखो, ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होगा अब, ठीक है, वाटर और सोडियम का, जिसकी वजह से यूरिन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रास मैकेनिज्म कैसे चलता है, अब हम ये पढ़ेंगे रास मैकेनिज्म क्या होता है। सबका फोकस इधर होना चाहिए, इधर देखेंगे सब लोग। क्या होता है, एफरेंट और आर्ट्रियोल हमने पढ़ा था, एक होता है एफरेंट आर्ट्रियोल, एक होता है इफरेंट आर्ट्रियोल। जो एफरेंट आर्ट्रियोल होते हैं उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होती है, और जब इनके सेल मॉडिफाई करते हैं तो जेजी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जेजी सेल में कन्वर्ट होने के पर ये रेनिन सीक्रेट करना शुरू करते हैं। जब रेनिन सीक्रेट हो जाता है तो रास मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। अब क्या होगा, अब देखते हैं, बॉडी को पता चला कि ब्लड प्रेशर कम हो गया है। अब बॉडी को पता चल गया कि भाई ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, तो अपने आप जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है वो भी कम हो जाएगा। अब इन तीनों के कम होने की वजह से बॉडी क्या करेगी, जेजीए यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस को एक्टिवेट करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, जब ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस एक्टिवेट हो जाएगा तो वो जेजी सेल यानी कि रेनिन को सीक्रेट करेगा।
ये apparatus एक्टिवेट होती है, जेजी सेल को बोलेगा कि भाई तुम्हारे अंदर रेनिन है, उसको सिक्रीट करो। ध्यान रखना रेनिन की स्पेलिंग देखो इधर RENIN है, ठीक है, डबल एन मत कर देना। डबल एन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते थे, जो अब चैप्टर तुम्हारा कट गया है, अभी सिंगल एन वाला ही रेनिन तुमको याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजेन, ये रेनिन क्या करेगा, देखो ये रेनिन हमारा ब्लड के अंदर, लीवर के अंदर एक चीज बनती है जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। इस एंजियोटेंसिनोजेन को काम करने के लिए एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होना पड़ता है, और एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट कौन करेगा, हमारा रेनिन कर देगा, ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 भी काम का नहीं है, इसको कन्वर्ट होना पड़ता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब जब ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है तो उसे जरूरत होती है ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की, यानी कि इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कौन कन्वर्ट करेगा, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। सीधी बात है, रेनिन आया, उसने कहा एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाओ। अब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में किसने कन्वर्ट किया, ACE ने किया, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 2 बन गए। अब ये भाई साहब इतनी मेहनत से बने हैं, ऐसे फ्री में तो इनको बैठने नहीं देंगे, इनसे काम करवाएंगे। क्या काम करवाएंगे इनसे, इनको बोलेंगे भाई प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को जानते हो, बस इनके पास जाओ और इनको बोलो कि ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करे, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को बोलेंगे कि ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन शुरू करो भाई। अब ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवाने के लिए क्या, किसका रीअब्जॉर्प्शन करवाओगे, ब्लड का करवाओगे, सॉल्ट का करवाओगे, Na+ का करवाओगे, सोडियम का करवाओगे, ठीक है। इन सबका ज्यादा ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए, एक ही काम करवाएंगे। मतलब इतने कन्वर्जन के बाद, इतनी मेहनत के बाद हमने इसको बनाया, बस PCT का रीअब्जॉर्प्शन करवा के छोड़ देंगे। इनको और काम दिया हमने, एंजियोटेंसिन 2 को हमने कहा कि भाई तुम इतनी मेहनत से बने हो इसलिए पावरफुल तो तुम हो, अब पावरफुल वैसो कॉन्ट्रैक्टर तुम हो तो तुम ब्लड प्रेशर को बढ़ा दो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट को भी बढ़ा दो। ये मैकेनिज्म शुरू कब हुआ था, जब ब्लड प्रेशर कम था, ब्लड का वॉल्यूम कम था और GFR भी कम था। तो हमने मैकेनिज्म किया क्यों, ताकि भाई तीनों चीजें बढ़ जाएं। तो अब एंजियोटेंसिन 2 बन गया, हमारा मैकेनिज्म खत्म हुआ, तो हम इसको कहेंगे कि भाई अब तुम बन गए हो तो जिस काम के लिए तुम्हें बनाया वो तो करो, पावरफुल वैसो कॉन्ट्रैक्टर की तरह बिहेव करो और ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट GFR को इंक्रीज कर दो, ठीक है। दो काम नहीं करवाए, एक और काम करवाया, इनको कहा भाई एल्डोस्टेरॉन का सीक्रेशन करवाओ तुम, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन भी ADH की तरह ही काम करता है और ये DCT के ऊपर काम करेगा। DCT पे क्या काम करेगा, DCT को कहेगा ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब मान लो अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, GFR कम था तो हमने इन सब का यूज किया, ठीक है, और ADH का सीक्रेशन करवाया, एल्डोस्टेरॉन का सीक्रेशन करवाया। लेकिन मान लो ये सब बढ़ गए हैं बॉडी में, ठीक है, क्या हुआ है, अब ये सब चीजें बॉडी में इंक्रीज हो चुकी हैं, तो अब ज्यादा बढ़ जाएगी तो चीजों को कम भी करना पड़ेगा, है ना। बॉडी को हर चीज एक परफेक्ट अमाउंट में चाहिए। अब बढ़ गई है तो इसको कम करेंगे, कैसे कम करेंगे, ANF को रिलीज करवा के इसे कम किया जाएगा। कैसे करोगे, ANF क्या होता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर होता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इन दोनों ही केस में इनको कम करने की जरूरत है। तो अब वैसो कॉन्ट्रैक्टर की जगह वैसो डायलेटर आएगा और ये इन सबको कम करने का काम करेगा। कैसे करेगा, देखो एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट जो है, हार्ट के एट्रिया की जो वॉल है वो ANF को रिलीज करेंगी। ये ANF क्या करेगा, यूरिन को डाइल्यूट करवा देगा। ऊपर क्या था, ADH और एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहे थे, यूरिन को कंसंट्रेटेड करवा रहे थे। ANF यूरिन को डाइल्यूट करवा देगा, उसके साथ वैसो डायलेशन करवा देगा। ऊपर वाला क्या कर रहा था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह बिहेव कर रहा था, ये वैसो डायलेशन करवा देगा, ठीक है। अब ANF रिलीज हुआ है, इसको ब्लड प्रेशर को कम करना है, ब्लड की वॉल्यूम को कम करना है, तो ऐसी चीज को रोक देगा जो उसको बढ़ाने का काम कर रहे थे। कौन बढ़ा रहे थे, अभी हमने ADH और एल्डोस्टेरॉन निकाले, वो क्या कर रहे थे, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, GFR को बढ़ा रहे थे। अब अगर ये रिलीज हुए तो अभी बढ़ने का काम हो जाएगा, लेकिन हमने देखा बॉडी में तो पहले से बढ़ा हुआ है, अब इसको कम करने के लिए ये बढ़ाने वाले हार्मोन को हमें रोकना पड़ेगा। तो ये ANF ने क्या किया, ADH के सीक्रेशन को ही रोक दिया, ठीक है। उसके साथ इसने रेनिन को भी बनने से कहा कि रेनिन अब मत बनो, क्यों, क्योंकि अगर रेनिन बना
तो वो एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, फिर एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 फिर से एडीएच बना देगा, तो एडीएच को भी रोका और इसे बनाने वाले रेनिन को भी रोक दिया। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, जब ये चारों काम हो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, अब शुरू करते हैं मिक्सचुरेशन से। ठीक है, मिक्सचुरेशन क्या प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जिससे यूरिन को बॉडी से बाहर निकाला जाता है उसे कहते हैं मिक्सचुरेशन। ठीक है, अब बॉडी कैसे करती है, ध्यान से देखो। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है ह्यूमन बॉडी में। अब यूरिनरी ब्लैडर वो जगह होती है जहां पे यूरिन स्टोर होगा। ठीक है, किडनी ने फिल्ट्रेशन किया, यूरिन बना, यूरिन आएगा और स्टोर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्फिंक्टर लगे होते हैं। ठीक है, ये ब्लैडर स्टोर कर रहा है, लेकिन स्टोर कब तक करेगा, जब तक 300 ml का यूरिन उसके अंदर भर ना जाए। जब उसे लगेगा कि 300 ml का यूरिन भर गया है, ठीक है, तो उसके बाद इसके स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। जब यूरिनरी ब्लैडर में 300 ml यूरिन भर जाएगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। इनके एक्टिवेट होने से क्या होगा, हमारे ब्रेन के अंदर एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। एक सेकेंड, ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं कॉर्टेक्स। अब इस कॉर्टेक्स के पास सिग्नल पहुंच जाएगा अपने आप की, भाई स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो चुके हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, ब्रेन के कॉर्टेक्स के पास सिग्नल पहुंचा, सिग्नल पहुंचते क्या हुआ कि ब्रेन के कॉर्टेक्स ने आगे सिग्नल भेज दिया डिट्रोसल मसल को। मतलब यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में स्फिंक्टर लगा था, स्फिंक्टर ने क्या किया, वो भेज दिया क्या कहते हैं उसको, सिग्नल भेज दिया ब्रेन के कॉर्टेक्स पार्ट के पास। अब ये ब्रेन का जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये क्या करेगा, इन सिग्नल को डिट्रोसर मसल के पास भेज देगा जो कि यूरिनरी ब्लैडर में लगे होते हैं। समझ में आया इतना? अब डिट्रोसर मसल के पास सिग्नल पहुंच गए कि भाई जो यूरिनरी ब्लैडर है वो 300 ml भर गया है। अब ये मसल अपना कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेंगी। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट करते ही क्या हो जाएगा, देखो शायद मुझसे बोलने में गलती हुई, एक वर्ड स्ट्रेच रिसेप्टर लगे होते हैं, मे बी मैंने सही भी बोला हूं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैंने जस्ट बोला है। पर देखो यूरिनरी ब्लैडर में 300 ml का यूरिन भरा और जो स्ट्रेच रिसेप्टर थे वो एक्टिवेट हो गए। इन स्ट्रेच रिसेप्टर ने ब्रेन के कॉर्टेक्स रीजन के पास सिग्नल भेजा, कॉर्टेक्स ने फिर से डिट्रोसल मसल के पास सिग्नल भेजा। ये डिट्रोसल मसल जो थी वो यूरिनरी ब्लैडर में थी। उसके बाद जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर लगे थे, वर्ड का ध्यान रखना है, स्फिंक्टर लगे थे, वो ओपन हो गए। अब ये जब ओपन हुए तो यूरिन जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, मिक्सचुरेशन का ज्यादा हार्ड नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने अच्छे से बता दी है। ठीक है, अब कुछ टॉपिक किडनी के स्ट्रक्चर को लेके जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं थी तो मैंने लास्ट में लिखे हैं। चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, जहाँ पे किडनी का डायग्राम बना हुआ है ना वहां पे मिलेगा। ठीक है, सो यू नीड टू फोकस कि किडनी की लेंथ, विड्थ और हाइट आपको सब पता होनी चाहिए, डायमेंशंस पता होने चाहिए। तो हमारी किडनी की लेंथ कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है। विड्थ कितनी होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर की होती है। थिकनेस कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अगेन आपको याद रखना है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब पूछे कि आपकी किडनी का वेट क्या है, क्या वेट है आपकी किडनी का, तो 120 to 170 ग्राम जो होता है किडनी का वेट होता है। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, किडनी का वेट क्या होता है, 120 to 170 ग्राम होता है। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी के अंदर होते हैं, जैसे कि पहला क्या हमारा हाइलम है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो, ज्यादा जूम नहीं कर सकती ना मैं यहाँ पे क्योंकि ये पूरी लाइन नहीं दिखेगी। ये देखो हाइलम, हाइलम क्या होता है, एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि हाइलम एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी। एंट्री और एग्जिट जो होती है ब्लड वेसल, मतलब ये सिंपली क्या कह रहा है, मेरी बात सुनो। हाइलम एक ऐसा सरफेस होता है हमारी किडनी के अंदर, नॉच लाइक होता है पहली बात तो। ठीक है, कहाँ होता है, किडनी के अंदर की साइड जो कॉन्केव सरफेस होता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स तो पता है ना, जो कॉन्केव वाला सरफेस होता है किडनी के अंदर, उसके अंदर एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हाइलम कहते हैं। अब काम क्या है इसका, ये क्या करता है, ये वो जगह होती है जहां से ब्लड वेसल, यूरेटर और नर्व या तो एंटर कर सकती है या फिर एग्जिट ले सकती है। समझ में आया सबको इतना? नेक्स्ट देखो, इनर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी।
किडनी का जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है उसके दो जोन होते हैं, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा होता है हमारा इनर मेडुला वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक एक को पढ़ते हैं। जो मेडुला वाला पोर्शन है वो अंदर का पोर्शन है, ठीक है। अब अंदर का जो पोर्शन है मेडुला, वो कैसा होता है, उसके अंदर कुछ कोन शेप पिरामिड होते हैं जिन्हें हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, और ये कैल्सिस के अंदर प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब कैल्सिस वाला जो एरिया होता है उसके अंदर से इनका स्ट्रक्चर में तुम देखो, ये रेड पेन देखना एक सही ना, मेडुला वाला मान लो, अरे क्या हो रहा है पेन को, मान लो ये पूरा ऐसे ऐसे मेडुला वाला स्ट्रक्चर है। अब सॉरी, ये मान लो पूरा कैल्सिस वाला स्ट्रक्चर है। अब मेडुलरी पिरामिड कैसे होंगे, देखो ये ऐसे, ये देख रहे हो फ्लो, देख रहे हो तुम, ऐसे इस टाइप की जो प्रोजेक्शंस बनती हैं वो कैल्सिस के अंदर प्रोजेक्ट कर जाते हैं, जिसे कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। समझ में आया? अगेन ना मैं देखो हर एक डायग्राम बेस्ड सेशन ले लूंगी, ऑलरेडी मैंने डायग्राम एनसीईआरटी पढ़ाते वक्त बताए, ठीक है। हर एक डायग्राम यहाँ पे नोट्स में नहीं ले सकती मैं एग्जैक्टली क्योंकि हैंड रिटन नोट्स है, लेकिन मैं स्पेशली एक सेशन बना दूंगी जिसमें हम हर एक चैप्टर के सारे डायग्राम को डीपली कंप्लीट करेंगे, और उस सेशन में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम होंगे। क्या क्या पढ़ेंगे उसकी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, इवन मैंने बताया था समरी बॉक्सेस भी करेंगे, ठीक है। कॉर्टेक्स क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है वो वाला पोर्शन जो पिरामिड्स और रेनाल कॉलम ऑफ बर्टीनी के बीच में एक्सटेंड कर जाए, पोजीशन वगैरह बता रही सीधा। हर एक किडनी जो होती है उसके पास रेनल पेल्विस होता है, ये क्या होता है, एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है किडनी का, ठीक है, यूरेटर में। अब देखो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन होते हैं हमारे, नेफ्रॉन होते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग। नेफ्रॉन लगभग 1 मिलियन होते हैं एक किडनी के अंदर। एक बार अगर डैमेज हो गए तो डैमेज हो गए, फिर से तुम सही नहीं करवा सकते, फिर से रीजनरेशन नहीं होगा इनका। समझ में आया इतना? अब देखो डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, किडनी में कैसे कैसे डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो एक तो हो सकता है यूरेमिया। अब यूरेमिया क्या होता है, ध्यान से देखना यहाँ पे। यूरेमिया मतलब किडनी जिस ब्लड को फिल्टर कर रही थी उस ब्लड के अंदर यूरिया भर गया है। अब ब्लड के अंदर अगर यूरिया एक्यूमुलेट होने लग जाएगा तो कितना हार्मफुल हो जाएगा, तुम खुद बताओ। मतलब हमारी जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर ही नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से जो यूरिया है वो ब्लड के अंदर ही रह रहा है, और रह रह के जो यूरिया है वो जमा हो गया है, ठीक है। अब ये हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। दिस कैन बी टोटली वेरी हार्मफुल कंडीशन। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ ब्लड के अंदर यूरिया इकट्ठा हो गया तो किडनी फेलियर हो सकता है। अब किडनी फेल हो गई इसका मतलब किडनी जो है फिल्टर नहीं कर पा रही, तो हमें बाहर से किडनी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ब्लड फिल्टर नहीं हुआ तो डेथ हो सकती है। पेशेंट को हेल्प किससे मिली ऐसे केस में? हीमोडायलिसिस से। अब डायलिसिस करवाते हैं लोग तो आपको पता होना चाहिए डायलिसिस कैसे होता है, ठीक है। अब आपको आएगा बिल्कुल डॉक्टर वाला फील। देखो हीमोडायलिसिस क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे हम आउटर सोर्सेस की मदद से ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, उसके बाद उस ब्लड को फिर से बॉडी के अंदर भेज देते हैं, ठीक है। जैसे हमारी किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है, अब किडनी तो फेल हो गई है तो किडनी की जगह वो काम किसी और को तो करना पड़ेगा। अब क्या होगा, ब्लड ड्रेन फॉर्म अ कन्वीनियंट आर्टरी। ब्लड हमारी बॉडी के अंदर तो हम कोई मशीन डालेंगे नहीं, मशीन के अंदर अगर फिल्टर करवाना है तो मुझे बाहर से ब्लड मशीन में लेना होगा, फिल्टर करवाने के बाद उससे ब्लड फिर से बॉडी में जाएगा। तो हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज होती है कन्वीनियंट आर्टरीज, वहां से ब्लड जो हम ट्रांसफर कर देते हैं मशीन के अंदर। कैसे करेंगे? जो मशीन मतलब जो डायलिसिंग यूनिट होता है उसके अंदर ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी। तो इतना बढ़िया पढ़ाने का फ्लो चल रहा होता है और फिर ये पेन गड़बड़ कर देता है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी से हमने ब्लड लिया और उसे डायलिसिंग यूनिट के अंदर पंप करने के लिए डाल दिया। अब उस डायलिसिंग यूनिट के अंदर हम क्या डालते हैं, एक एंटीकोगुलेंट डालते हैं जिसे हिपेरिन कहते हैं। अब ये क्यों डाल रहे हैं, ठीक है, ये एंटीकोगुलेंट हिपेरिन हम क्यों डाल रहे हैं, रीजन क्या है? ब्लड बॉडी के बाहर है, देखो मेरी बात सुनो, ब्लड बॉडी के बाहर है, अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया या किसी एयर के कांटेक्ट में आया, हो सकता है ब्लड में क्लॉट बन जाए, और फिर वो क्लॉट वाला ब्लड तो बॉडी में नहीं डाल सकते ना, तो हम क्या करते हैं, हिपेरिन डाल देते हैं। हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है, यानी कि ये ब्लड के अंदर क्लॉटिंग होने से रोक देता है, ठीक है। इसलिए तब जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना ब्लड लेके, तो जब हमें कुछ टाइम के लिए सैंपल्स रखने होते तब भी हम उसके अंदर एंटीकोगुलेंट्स डालते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे डायलिसिंग यूनिट की मैंने बात की थी, ये बेसिकली होती कैसी है, ये एक कॉइल्ड सिलिकॉन ट्यूब की तरह होती है जिसके आसपास फ्लूइड सराउंडेड होता है।
इस फ्लूइड को हम डायलिसिंग फ्लूइड कहते हैं। और ये जो डायलिसिंग फ्लूइड होता है इसका कॉम्पोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा की तरह होता है, बस इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है। डायलिसिंग यूनिट सराउंडेड होती है, डायलिसिंग यूनिट के अंदर एक कॉइल सिलोफेन ट्यूब होती है जो कि सराउंडेड होती है किससे, एक फ्लूइड से, जिसे हम कहते हैं डायलिसिंग फ्लूइड। अब ये जो डायलिसिंग फ्लूइड है उसका कॉम्पोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा की तरह होता है, ठीक है, प्लाज्मा की तरह कॉम्पोजिशन है उसका, यानी कि एक्सेप्ट कर बिल्कुल जो जो चीजें प्लाज्मा में होती है सब इस डायलिसिंग फ्लूइड में होती है, बस एक नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसा है जो प्लाज्मा में होता है लेकिन डायलिसिंग फ्लूइड में नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो मेथड है हमारा हीमोडायलिसिस वाला, ये बून है भाई, ये वरदान की तरह है, क्योंकि ये नहीं होता तो किडनी जब फेल हो जाती तो उसका काम कौन करता, अब उसका काम कोई नहीं करता, किडनी भी फेल हो गई तो ब्लड फिल्टर नहीं होता तो इंसान की डेथ हो जाती। तो बहुत सारे ऐसे किडनी फेल वाले पेशेंट्स को बचाने में हीमोडायलिसिस टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब हमने देखा था पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब ये क्या काम करती है, ये पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल अलाउ करती है, यानी कि ये मॉलिक्यूल का आना जाना देखती है भाई, किसके बेसिस पे देखते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक साइड कम कंसंट्रेशन एक साइड ज्यादा कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो हो जाता है, ठीक है, ये तो पता होगा ना आपको। अब जितने भी सब्सटेंस है वो फ्रीली बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, लेकिन कोई नाइट्रोजनस वेस्ट इस डायलिसिंग यूनिट में होता नहीं है। एक सेकेंड ना, अब देखो क्या होता है, जितने भी सब्सटेंस है वो फ्रीली बाहर निकल गए, कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं था हमारे डायलिसिंग यूनिट के अंदर, और जो भी ब्लड था वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब सारा ब्लड क्लियर हो चुका है तो ये ब्लड जो होता है फिर से बॉडी के अंदर पंप बैक कर दिया जाता है। ओके, तो ये जो ब्लड होता है फिर से बॉडी में पंप कर दिया जाता है। अब हमने जब बॉडी से बाहर निकाला था तो किसका यूज किया था, आर्टरीज का यूज किया था। अब बॉडी के अंदर ब्लड डालना है तो किसका यूज करेंगे, वेन्स का यूज करेंगे। आफ्टर एडिंग एंटी हिपैरिन, क्यों, क्योंकि अब एंटी हिपैरिन डालोगे तो वो जो हिपैरिन का जो था इफेक्ट था वो खत्म होगा ना, बॉडी के अंदर जाएगा, अब उसको हिपैरिन की क्या जरूरत है, ठीक है। समझ में आ गया, अरे पहले नोट्स दिख जाएंगे बच्चों को। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर लोकोमोशन है, पता है मुझे, देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। फिर से हैंग होने लग गया है, क्या होता है रेनाल फेलियर, क्या होता है, अब देखो मैं अनोटेट नहीं करूंगी वरना ये बंद हो जाएगा। फटाफट देखते हैं रेनाल फेलियर क्या होता है। रेनाल फेलियर यानी कि किडनी फेलियर हो गया है, यानी कि अब किडनी हमारी काम नहीं कर पा रही है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम कहेंगे कि भाई किडनी का ट्रांसप्लांटेशन ही कर देते हैं, पूरी किडनी को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये अल्टीमेट मेथड होता है करेक्शन का, ठीक है। फंक्शनल किडनी यूज फ्रॉम द डोनर प्रिफर क्लोज रिलेटिव, ठीक है, यानी कि जो भी हम किडनी लेंगे वो किसी ना किसी क्लोज रिलेटिव से ही लेंगे ताकि क्या हो, रिजेक्शन ना हो फ्यूचर में, ठीक है। जो भी किडनी लेंगे किससे लेंगे, क्लोज रिलेटिव से लेंगे। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर यूज करते हैं ताकि क्या होता है, सक्सेस रेट बढ़ जाती है, यानी कि ये एक नया तरीका है। अब जब हम नई चीजों को यूज करके किडनी फेलियर को ट्रीट करते हैं तब इस टेक्निक की सक्सेस रेट बढ़ गई है, ठीक है। बहुत बार आ रहा है ये, बट मैं सोचू वीडियो को बंद नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेरी बात सुनो, थोड़ा सा ही बचा अब तो ये। रेनाल कैलक्यूली क्या होता है, स्टोन, एक इनसॉल्युबल मास, जो क्या कहते हैं, पतरी बन गई है, पतरी बन गई है किडनी में, तो क्या होता है, स्टोन या इनसॉल्युबल मास होता है ऑक्सलेट वगैरह का या फिर क्रिस्टलाइज सॉल्ट का, ठीक है, वो किडनी में बन जाते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, रेनल कैलक्यूली कहते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस हो जाता है, ये भी एक किडनी का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलाई जो होती है, जो हमने पोर्शन पढ़ा था ग्लोमेरुलाई, उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होने लगती है किडनी में, ठीक है, इतना समझ में आया। अब सब लोग क्या करेंगे, t.m/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास इस वाले टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। अभी मैं वो सर्कल नहीं कर सकती उसके ऊपर, ठीक है, अभी इसको सही करेंगे इशू को। लिंक आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों का काम मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई भी बच्चा नहीं जाएगा और वीडियो को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे। ओके, थैंक यू, बाय।